अकबर, बीरबल और खोया हुआ रत्न। आगरा का महल सुबह सुबह हलचल से भरा हुआ था। दरबारियों की आपस में बातें और अकबर की मुस्कान हमेशा की तरह लोगों के मन को प्रभावित कर रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके पास बीरबल खड़े थे, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह चमक और मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे कल रात सपना आया। मैंने देखा कि हमारे महल के अंदर एक बहुत कीमती रत्न खो गया है। वह रत्न हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वह किसी ने चोरी कर लिया है। बीरबल ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। अगर कोई रत्न चोरी हुआ है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी मदद की आवश्यकता होगी। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को एक स्थान पर बुलाया। सभी लोग ध्यान दें, बीरबल ने कहा, कल सुबह से मैं इस खोए हुए रत्न की खोज करूंगा। मुझे आप लोगों की ईमानदारी और मदद की आवश्यकता है। दरबार में सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने सबसे पहले गार्डों से कहा कि महल के सभी दरवाजों और कमरों की जांच करें। उसने हर कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर निशान देखने शुरू किए। बीरबल ने खुद महल के भूतल से लेकर ऊपरी मंजिल तक हर कोने की जांच की। उन्होंने देखा कि रत्न की चोरी बहुत ही चालाकी से की गई थी। किसी ने दरवाजे को नहीं तोड़ा और कोई सीढ़ी का निशान भी नहीं था। बीरबल ने सोचा, जो व्यक्ति इतना चालाक है कि उसने बिना किसी निशान के रत्न चुराया है, वह जरूर अंदर का ही कोई आदमी होगा। बीरबल ने दरबारियों की आंखों में ध्यान से देखा। उन्होंने किसी के चेहरे पर चिंता, डर या गुस्सा देखा। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को कहा, मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति सच बोलते हुए बिल्कुल शांत है, लेकिन जो डर या तनाव में है वह झूठ बोल रहा है। सभी दरबारी चुप हो गए। बीरबल ने तब मुस्कान के साथ कहा, अब हम एक आसान तरीका अपनाएंगे। मैं एक झूठी घोषणा कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति रत्न चोरी कर चुका है वह कल रात सोते समय अपने घर के बाहर सोने वाले गार्ड को याद करेगा कि उसने कुछ किया था। मैं उस व्यक्ति को पहचान लूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने महल के सभी लोगों से कहा कि वह एक विशेष समारोह आयोजित करेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया। बीरबल ने सभी से कहा कि वे आंखें बंद करके खड़े रहें। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जो व्यक्ति रत्न चोरी करने के लिए दोषी है वह अब अपनी आंखें खोलकर सामने आए। सभी दरबारी चुप थे। तभी एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह आदमी राजा का विश्वास पात्र था, लेकिन वह लालच में आकर रत्न चोरी कर चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चोरी की है, लेकिन चिंता मत करो, सच्चाई सामने आ गई है। अब तुम अपने किए की सजा भोगोगे। अकबर ने अपने हाथ उठाए और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी के आगे कोई नहीं टिक सकता। इस तरह की जांच करके तुमने हमारे राज्य की संपत्ति बचा ली। मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने महल और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद बीरबल ने रत्न को वापस महल की खजाने वाली जगह पर रखवा दिया। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि अब से महल में और भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोरी करने वाले ने सोचा कि वह बहुत चालाक है, लेकिन वास्तव में उसकी लालच और चिंता ने उसे धोखा दिया। इसी तरह कभी भी कोई चालाक व्यक्ति अपने अपराध से बच नहीं सकता। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर बार हमें हैरान कर देती है। मैं धन्य हूँ कि तुम्हारे जैसी विद्वान हमारे दरबार में है। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कोई भी रत्न खो जाए, ईमानदारी हमेशा अमूल्य रहती है। समय बीतता गया और इस घटना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और ईमानदारी की सराहना करने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस कहानी से प्रेरित हुए। बीरबल ने फिर से अपने दोस्तों और दरबारियों को समझाया कि किसी भी चीज के लिए लालच करना ठीक नहीं है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमारे राज्य को न केवल रत्न से बचाया, बल्कि ये भी सिखाया कि बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप हमारी कहानियों और सीखों को सभी तक पहुँचाते हैं। इससे राज्य में न्याय और शांति बनी रहती है। इस प्रकार अकबर बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और झूठ कभी जीत नहीं सकते और ईमानदारी और बुद्धि से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है।
अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी की वजह से राज्य हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहा। बीरबल की सूझबूझ और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव मिलकर सबको प्रेरित करते रहे और इस तरह खोया हुआ रत्न फिर से महल में सुरक्षित हुआ और सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन में लगे रहे। अगली कहानी शुरू होती है। आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी जगह पर खड़े थे। बीरबल भी वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर को बीरबल की बुद्धि पर बहुत भरोसा था, लेकिन कुछ दरबारी उनसे जलते थे। उसी दिन एक दरबारी, राजा विजय सिंह, आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आप हर समस्या में बीरबल से ही सलाह लेते हैं। क्या सच में बीरबल इतने बुद्धिमान हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बीरबल की बुद्धि बेमिसाल है। राजा विजय सिंह ने कहा, तो क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। अगर वे सफल हों तो हम सब मान लेंगे कि वे सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम एक चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती स्वीकार है। चुनौती की घोषणा अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम्हें ऐसी चीज लानी होगी जो न तो खरीदी जा सके, न बेची जा सके, न देखी जा सके, फिर भी वह सबसे कीमती हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो असंभव है। अब बीरबल फंस गए। बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। पहला दिन सोच का दिन। बीरबल घर पहुंचे और गहरी सोच में डूब गए। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं, खरीदी बेची नहीं जाती, फिर भी सबसे कीमती है? उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा, हवा, समय, ज्ञान, विश्वास, पर सही उत्तर अभी नहीं मिला। दूसरा दिन, अनुभव का दिन। दूसरे दिन बीरबल शहर में घूमने निकले। उन्होंने देखा, एक गरीब आदमी ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति सच्चाई की बातें कर रहा था। तभी बीरबल के मन में विचार आया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तीसरा दिन, उत्तर का दिन। तीसरे दिन पूरा दरबार फिर से सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाएंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती पूरी कर पाए? बीरबल खाली हाथ आगे बढ़े। यह देखकर दरबारी हंसने लगे। राजा विजय सिंह ने कहा, जहांपनाह, बीरबल कुछ भी नहीं लाए। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं वह चीज लाया हूं जो सबसे कीमती है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर वह है कहाँ? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह चीज है सच्चाई और विश्वास। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, सच्चाई और विश्वास न खरीदे जा सकते हैं, न बेचे जा सकते हैं। इन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके बिना कोई राज्य, कोई परिवार, कोई मित्रता नहीं चल सकती। अगर राजा और प्रजा के बीच विश्वास न हो तो राज्य कमजोर हो जाता है। अगर इंसान के जीवन में सच्चाई न हो तो वह चाहे कितना भी अमीर हो, अंदर से खाली रहता है। अकबर का निर्णय। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सचमुच सच्चाई और विश्वास ही सबसे कीमती है। अकबर ने राजा विजय सिंह की ओर देखा और बोले, अब क्या तुम्हें बीरबल की बुद्धि पर कोई संदेह है? राजा विजय सिंह ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने गलती की। बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है। कहानी की सीख। अकबर ने दरबार से कहा, आज की इस चुनौती से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं, अनुभव और सच्चे विचारों से आती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब वह सच्चाई और भलाई के साथ हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमानी पर सवाल नहीं उठाया। कहानी की शिक्षा, सच्चाई और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। असली बुद्धि वही है जो दूसरों के भले के काम आए। अगली कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानों और समझदार लोगों से भरा रहता था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे मुगल साम्राज्य में होती थी। अकबर को अक्सर बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा होता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ कि किसी भी चीज का सही और गहरा मूल्य कैसे पता लगाया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम बहुत आसान है, बस थोड़ी बुद्धिमानी की जरूरत है। अकबर ने दरबारियों के सामने एक बड़ी चाबी और एक सोने का सिक्का रखा। फिर बीरबल से पूछा, बताओ, कौन सबसे पहले इस सिक्के को पाने योग्य है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह देखने का सही तरीका है। बीतकर बीरबल ने एक तरकीब बनाई। उसने कहा, मैं 3 लोगों को चुनूंगा, हर कोई अपने तरीके से बताएगा कि सिक्का उसे क्यों मिलना चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। पहला व्यक्ति बोला, मुझे सिक्का इसलिए चाहिए क्योंकि मैं सबसे अमीर हूं। बीरबल ने कहा, धन से कोई भी मूल्य नहीं तय होता। दूसरे व्यक्ति ने कहा,
मुझे सिक्का इसलिए चाहिए क्योंकि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, बीरबल ने हंसते हुए कहा। शक्ति भी हमेशा मूल्य तय नहीं करती। तीसरे व्यक्ति ने शांत होकर कहा, मुझे सिक्का इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इसे सबसे अच्छे उपयोग में लाऊंगा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार और योग्य है। अकबर ने खुशी से मुस्कुराते हुए सिक्का तीसरे व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से तारीफ की। बीरबल ने न केवल अकबर को सही निर्णय दिखाया बल्कि दरबारियों को भी सिखा दिया कि धन और शक्ति से अधिक मूल्य ज्ञान और सही इस्तेमाल में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल ताकत और दौलत से इंसान की योग्यता नहीं मापी जा सकती। असली बुद्धिमानी वही है जो चीजों को सही और न्यायसंगत तरीके से इस्तेमाल कर सके। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से फिर साबित कर दिया कि अकबर के दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति वही है। अगली कहानी शुरू होती है। मुगल साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था। दिल्ली का लाल किला वैभव, शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता था। दीवाने खास की ऊंची छतें, संगमरमर के स्तंभ, सोने की नक्काशी और रेशमी पर्दे उस दिन भी हमेशा की तरह चमक रहे थे, लेकिन वातावरण कुछ अलग था। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता थी, कानाफूसियां चल रही थी और हर कोई जानना चाहता था कि आज अकबर ने अचानक विशेष सभा क्यों बुलाई है। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान, मानो कोई अनोखा खेल मन में चल रहा हो। उनके दाएं हाथ की ओर बीरबल खड़े थे, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि। अकबर ने सभा की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, आज मेरे दरबार में तलवारों का नहीं, बुद्धि का खेल होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि का खेल, यह शब्द अपने आप में रहस्यमयी था। अकबर ने आगे कहा कि आज ऐसा खेल होगा जिसमें न धन काम आएगा, न पद, न बल, केवल समय, विवेक और तर्क ही विजेता तय करेंगे। कई दरबारियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस खेल में बीरबल सबसे बड़े दावेदार है। कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा खटकती थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि आज बीरबल हार जाए तो उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा। अकबर ने एक इशारे पर सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि 3 बड़े संदूक लाए जाए। संदूक दरबार के बीच रख दिए गए। अकबर ने कहा कि इन संदूकों में अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन किसी को उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। पहला खेल यह है कि बिना देखे यह बताया जाए कि इन तीनों में से सबसे मूल्यवान कौन सा संदूक है। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाया कि इसमें सोना होगा, कोई बोला कि शायद हीरे जवाहरात हो। अकबर ने सभी को बारी बारी से बोलने का अवसर दिया। एक अमीर दरबारी बोला कि सबसे भारी संदूक सबसे कीमती होगा, क्योंकि वजन धन का संकेत है। दूसरे ने कहा कि सबसे सजा हुआ संदूक ही सबसे मूल्यवान होगा। तीसरे ने कहा कि जिस संदूक की सुरक्षा सबसे कड़ी है, उसी में सबसे बड़ी संपत्ति होगी। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वे उत्तर देने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों से पूछा कि यदि किसी राज्य का आदेश साधारण कागज पर लिखा जाए तो क्या वह सोने से कम मूल्यवान हो जाएगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने कहा कि मूल्य केवल वस्तु में नहीं, उसके प्रभाव में होता है। लेकिन उन्होंने अभी यह नहीं बताया कि कौन सा संदूक सबसे मूल्यवान है। अकबर मुस्कुराए। यह खेल अभी शुरू ही हुआ था। अकबर ने कहा कि अंतिम उत्तर बाद में दिया जाएगा, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। फिर उन्होंने दूसरा खेल घोषित किया। इस बार 2 व्यक्तियों को दरबार में लाया गया, एक किसान और एक व्यापारी। दोनों में विवाद था। किसान कह रहा था कि अन्न के बिना राज्य नहीं चल सकता, इसलिए उसकी मेहनत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापारी कह रहा था कि व्यापार के बिना राज्य में समृद्धि नहीं आ सकती, इसलिए उसका योगदान अधिक है। अकबर ने कहा कि दोनों की बात सुनी जाएगी, लेकिन निर्णय बुद्धि से होगा। किसान ने कहा कि वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है, धूप, बारिश और ठंड सहता है। व्यापारी ने कहा कि वह दूर दूर की यात्राएं करता है, जोखिम उठाता है और राज्य में धन लाता है। दरबार 2 भागों में बंट गया। कुछ किसान के पक्ष में थे, कुछ व्यापारी के। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा।
बीरबल ने कहा कि वे इस विवाद का निर्णय शब्दों से नहीं, अनुभव से करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक दिन के लिए किसान और व्यापारी अपनी अपनी भूमिकाएं बदल ले। व्यापारी खेत में काम करेगा और किसान व्यापार करेगा। दरबारियों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोनों फिर दरबार में उपस्थित हुए। व्यापारी थका हुआ था, हाथों में छाले थे और चेहरे पर पसीना। किसान भी परेशान था, क्योंकि उसे व्यापार की चालें समझ नहीं आ रही थीं। बीरबल ने दोनों से पूछा कि अब वे क्या महसूस करते हैं। व्यापारी ने कहा कि उसे अब समझ आया कि अन्न पैदा करना कितना कठिन है। किसान ने कहा कि उसे अब पता चला कि व्यापार में कितना जोखिम और समझ चाहिए। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य तभी चलता है जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। किसी एक को दूसरे से बड़ा कहना बुद्धि नहीं। अकबर ने इस निर्णय की प्रशंसा की, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अकबर ने तीसरा खेल घोषित किया, जो सबसे कठिन बताया गया। उन्होंने कहा कि यह खेल केवल बीरबल के लिए नहीं, पूरे दरबार के लिए सीख होगा। एक नक्शा मंगवाया गया, जिसमें राज्य के 3 मार्ग दिखाए गए थे। अकबर ने कहा कि इनमें से एक मार्ग सबसे छोटा है, एक सबसे सुरक्षित और एक सबसे समृद्ध, लेकिन राज्य केवल एक ही मार्ग चुन सकता है। कौन सा मार्ग चुना जाए और क्यों? दरबारियों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की। कोई बोला कि सबसे छोटा मार्ग चुना जाए ताकि समय बचे। कोई बोला कि सबसे सुरक्षित मार्ग बेहतर है। कोई बोला कि समृद्धि सबसे जरूरी है। अकबर ने सब सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा कि निर्णय परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि राज्य युद्ध में है, तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शांति है, तो समृद्धि, और यदि समय कम है, तो छोटा मार्ग। एक ही उत्तर हर समय सही नहीं होता। अकबर ने कहा कि यही सच्ची बुद्धि है, स्थिति को समझकर निर्णय लेना। लेकिन तभी एक दरबारी आगे आया, जो लंबे समय से बीरबल से ईर्ष्या रखता था। उसने कहा कि ये सब आसान खेल है। यदि असली बुद्धि की परीक्षा लेनी है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर सीधे न मिले। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दरबारी ने एक पहेली रखी, ऐसी चीज क्या है जो सबके पास है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, जो हर दिन बदलती है, फिर भी वही रहती है। दरबार फिर सन्न हो गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे सोचने लगे। उन्होंने देखा कि यह प्रश्न केवल पहेली नहीं, बल्कि जीवन की ओर संकेत है। लेकिन उन्होंने उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने अकबर से समय मांगा। अकबर ने कहा कि यही इस खेल की खासियत है, जल्दबाजी नहीं, समझ। दरबार में तनाव बढ़ गया। कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद यह प्रश्न बीरबल को भी उलझा देगा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी शांति थी। वे जानते थे कि असली खेल अब शुरू हुआ है। यही वह क्षण था जब बुद्धि का खेल केवल उत्तरों का नहीं, बल्कि धैर्य और समझ का बन गया। अकबर ने सभा समाप्त करने की घोषणा की और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर अगले दिन दिया जाएगा। दरबार धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन हर व्यक्ति के मन में वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या बीरबल इस बार भी सही उत्तर देंगे या नहीं? लाल किले की दीवारों के बाहर भी यही चर्चा थी कि दरबार में आज क्या हुआ। नगर में यह बात फैल गई कि अकबर ने बीरबल की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा रखी है। रात गहरी हो रही थी, लेकिन बुद्धि का खेल अभी अधूरा था। अगली सुबह लाल किले का वातावरण और भी गंभीर था। दीवाने खास में प्रवेश करते ही प्रतीत हो रहा था कि आज केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि बुद्धि की वास्तविक परिभाषा तय होने वाली है। सम्राट अकबर समय से पहले ही सिंहासन पर आसीन थे। उनकी दृष्टि में उत्सुकता भी थी और परीक्षा की कठोरता भी। दरबारी क्रम से उपस्थित हुए। बीरबल भी आए, शांत, आत्मविश्वास से भरे, मानो रात भर। उन्होंने केवल उस प्रश्न पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ पर विचार किया हो। अकबर ने सभा आरंभ करते हुए कहा कि कल जो पहेली रखी गई थी, वह केवल उत्तर जानने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए थी कि कौन उसके भाव को समझ पाता है। फिर उन्होंने प्रश्न दोहराया, ऐसी चीज क्या है जो सबके पास है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जो हर दिन बदलती है, फिर भी वही रहती है। दरबार में फिर वही सन्नाटा।
कई विद्वान रात भर सोच चुके थे, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया था। अकबर ने बीरबल की ओर संकेत किया। बीरबल आगे आए और बोले कि वे सीधे उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने कहा कि एक बार एक यात्री रोज सूरज उगते और डूबते देखता था। उसे लगता था कि सूरज हर दिन अलग है, लेकिन वास्तव में बदलता सूरज नहीं, बल्कि उसका अनुभव था। बीरबल ने इसी से बात आगे बढ़ाई और बोले कि वह चीज समय नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच है। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर है मन। मन सबके पास है, कोई उसे देख नहीं सकता, वह हर दिन बदलता है, फिर भी वही रहता है। अकबर ने संतोष की सांस ली। दरबार में प्रशंसा की हल्की गूंज थी, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस उत्तर से भी बड़ा प्रश्न यह है कि मन को कौन नियंत्रित करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, बुद्धि। यही कारण है कि आज का खेल केवल पहेलियों का नहीं, बल्कि मन और बुद्धि के संतुलन का है। अकबर ने घोषणा की कि अब अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। उन्होंने आदेश दिया कि एक खाली तराजू और 3 वस्तुएं लाई जाए, एक सोने का सिक्का, एक लोहे की कील और एक सादा बीज। अकबर ने कहा कि बिना तराजू में तौले यह बताना होगा कि तीनों में सबसे भारी कौन है। दरबार में फिर उलझन। किसी ने कहा कि सोना भारी होगा, किसी ने लोहे को चुना। बीरबल ने तराजू को देखा और फिर वस्तुओं को। उन्होंने कहा कि यदि केवल वजन की बात है तो लोहे की कील भारी है, लेकिन यदि प्रभाव की बात है तो बीज सबसे भारी है, क्योंकि वही भविष्य को जन्म देता है। अकबर ने पूछा कि खेल का नियम वजन था, प्रभाव नहीं। बीरबल ने कहा कि यही तो बुद्धि का खेल है, नियम को समझना, लेकिन उद्देश्य को भूलना नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि उत्तर सही है, क्योंकि राज्य भी केवल आज के वजन से नहीं, कल के प्रभाव से चलता है। तभी वही ईर्ष्यालु दरबारी फिर आगे आया और बोला कि यह सब शब्दों का खेल है। यदि सच में बुद्धि की परीक्षा लेनी है तो बीरबल को ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां कोई विकल्प न बचे। अकबर ने कहा कि यही अंतिम खेल होगा। उन्होंने एक दृश्य प्रस्तुत किया। मान लो राज्य में अकाल पड़ा है, खजाना सीमित है और 2 प्रांतों में एक साथ सहायता भेजनी है। एक प्रांत सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरा जनसंख्या से। सहायता केवल एक को मिल सकती है। किसे चुना जाए? दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखी, कोई सैनिक प्रांत के पक्ष में, कोई जनसंख्या वाले के। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और बोले कि यह निर्णय एक तरफा नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि सहायता को बांटा जाए, तुरंत भोजन जनसंख्या वाले प्रांत को और सुरक्षा संसाधन सैनिक प्रांत को। अकबर ने पूछा कि यदि संसाधन आधे करने से दोनों ही कमजोर हो गए तो? बीरबल ने उत्तर दिया कि बुद्धि केवल आदर्श समाधान नहीं, बल्कि न्यूनतम हानि का चुनाव है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया। अब दरबार समझ चुका था कि यह खेल जीत-हार का नहीं, सीख का है। अकबर ने अंतिम घोषणा की कि आज के बुद्धि के खेल में कोई पराजित नहीं, क्योंकि जिसने समझा वही विजयी है। फिर भी उन्होंने विशेष सम्मान बीरबल को दिया, क्योंकि उन्होंने हर प्रश्न में केवल उत्तर नहीं, दिशा दी। अकबर ने कहा कि आज दरबार ने जाना कि बुद्धि का अर्थ चालाकी नहीं, संतुलन है। ज्ञान नहीं, विवेक है। और उत्तर नहीं, सही समय पर सही निर्णय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि यह सब जहांपनाह के विश्वास के बिना संभव नहीं था। सभा समाप्त हुई। दरबारियों के मन में अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि समझ थी। नगर में यह कथा फैल गई कि अकबर के दरबार में एक ऐसा खेल हुआ जिसमें बुद्धि ने स्वयं को परिभाषित किया। वर्षों बाद भी लोग इस दिन को याद करते रहे, क्योंकि उस दिन तलवार नहीं चली, लेकिन सोच बदली। यही था अकबर के दरबार में बुद्धि का खेल। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा, उसे उठाया और उसके चारों ओर चलकर महसूस किया। कोई हलचल, आवाज या निशान नहीं था। दरबारियों की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। कोई भी हंसने या डरने का जोखिम नहीं उठा रहा था। बीरबल ने अपनी हथेलियों को बक्से के चारों ओर घुमाया और अचानक उन्होंने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, यह वस्तु न तो कोई धातु है, न कोई पत्थर, न कोई कागज।
यह वस्तु अदृश्य है, परंतु इसका अस्तित्व अनुभव किया जा सकता है। अकबर ने आंखें चौड़ी की। बहुत बढ़िया बीरबल, पर तुम इसे और स्पष्ट करो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, यह वस्तु समय है। यह अदृश्य है, कोई उसे छू नहीं सकता, लेकिन सभी कार्यों, घटनाओं और कर्मों में इसका अनुभव किया जा सकता है। दरबार में हल्की सराहना की आवाज उठी। कुछ दरबारी अभी भी चकित थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अद्भुत है, लेकिन मैं तुम्हें एक और कठिन चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अकबर ने कहा, अब तुम्हें यह बताना है कि यदि कोई व्यक्ति समय की कीमत को समझे और उसका सही उपयोग करे, तो क्या वह व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय का सही प्रयोग करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। समय ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है, और इसका मूल्य समझना बुद्धिमानी का प्रमाण है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारा उत्तर केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी देता है। बीरबल की यह सफलता केवल दरबार में ही नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, बीरबल ने अदृश्य वस्तु को पहचान लिया और समय का महत्व समझा दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अकबर ने दरबारियों से कहा, बीरबल को एक अंतिम परीक्षा देनी है। इस बार चुनौती और भी कठिन है। यह चुनौती अदृश्य नहीं, बल्कि अप्रत्याशित है। बीरबल ने थोड़ी चौंक कर पूछा, जहांपनाह, अप्रत्याशित चुनौती क्या होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें दरबार के बीच में यह बताना है कि कौन सच में न्यायप्रिय है और कौन केवल दिखावे के लिए न्याय का दंभ कर रहा है। बीरबल ने ध्यान से दरबार को देखा। सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में थे। कुछ का चेहरा शांत, कुछ का चेहरा अधीर, और कुछ का चेहरा छल और चालाकी से भरा हुआ था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह चुनौती केवल आंखों और कानों से नहीं, बल्कि मन और अंतर्मन से देखी और समझी जाती है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और दरबार के कुछ मामलों को सामने रखा। इनमें गरीबों की समस्याएं, धनियों की शिकायतें और राज्य के छोटे छोटे प्रशासनिक मामलों की जानकारी थी। बीरबल ने हर मामले का निरीक्षण किया और अंततः न्याय का फैसला किया। दरबारियों ने देखा कि बीरबल ने प्रत्येक मामले में न केवल कानून और नियम को देखा, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझा। यह देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल अदृश्य वस्तु की पहचान की, बल्कि अप्रत्याशित चुनौती को भी सफलता से पार किया। यही कारण है कि तुम मेरी सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, यह सब आपके मार्गदर्शन और आपके विश्वास के कारण संभव हुआ। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। उस दिन दरबार से निकलते समय बीरबल ने देखा कि एक छोटा लड़का किसी पेड़ के नीचे बैठा था और कुछ खोए हुए नजरों से आसपास देख रहा था। बीरबल ने लड़के से पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ खोज रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ चाचा, मैं अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस तरह बीरबल ने न केवल दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि आम लोगों की मदद में भी अपनी मानवता दिखाई।
बीबर ने लड़के की किताब ढूंढने के बाद उसे लौटा दी। लड़का खुश होकर बोला, धन्यवाद चाचा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बीबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। उस दिन का सूरज ढल रहा था और दरबार के सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। अकबर ने बीबर को दरबार के एकांत कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, बीबर, तुमने समय और न्याय की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अनुसार किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। बीबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को समझना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच पर विजय पाले, तो वह किसी भी बाहरी चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि दूरदर्शी भी हो। इस बीच दरबार के कुछ दुष्ट लोग जो बीबर की प्रशंसा देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे, योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि बीबर को अपमानित करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली जाए, परंतु बीबर उनकी चालों को समझ गए। उन्होंने अपनी चतुराई से उन्हें बेनकाब कर दिया और अकबर को सच्चाई बताई। अकबर ने दुष्ट दरबारियों को उचित दंड दिया। बीबर ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि वास्तविक शक्ति केवल राजसी पद और धन में नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और धैर्य में निहित होती है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीबर से पूछा, बीबर, अगर तुम्हें इस अदृश्य चुनौती से कोई शिक्षा मिली है, तो वह क्या होगी? बीबर ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हर चुनौती, चाहे वह अदृश्य हो या अप्रत्याशित, धैर्य, बुद्धि और मानवता के साथ ही हल की जा सकती है। समय, न्याय और सच्चाई का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। बीबर, तुम्हारी यह शिक्षा केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए मार्गदर्शन है। इसके बाद बीबर ने दरबार के सभी मामलों का पुनः निरीक्षण किया और हर व्यक्ति के हित में निर्णय लिया। उन्होंने गरीबों की समस्याओं को हल किया, व्यापारियों और किसानों के बीच न्याय स्थापित किया और सेना के संचालन में भी संतुलन बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद बीबर का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का अनुभव करने आते। अकबर ने बीबर की प्रशंसा में दरबार में एक विशेष समारोह का आयोजन किया और कहा, बीबर, तुमने न केवल अदृश्य चुनौती को पार किया, बल्कि हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। बीबर ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपके विश्वास और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ। एक सच्चा नेता और उसके मंत्री का संबंध केवल सत्ता या अधिकार में नहीं, बल्कि विश्वास और समझ में होता है। कहानी का अंतिम मोड़ तब आया जब बीबर ने देखा कि एक छोटी सी लड़की, जो दरबार के बाहर रोज पानी लाती थी, उसकी भलाई के लिए दरबार में शिकायत करने आई। बीबर ने उसकी समस्या सुनी और तुरंत समाधान किया। यह देखकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबर, तुम्हारी मानवता और बुद्धि दोनों ही अद्भुत हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार में हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि कैसे बीबर ने अदृश्य चुनौती, अप्रत्याशित चालें और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान सभी में संतुलन बनाकर किया। इस प्रकार बीबर ने साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल ज्ञान, न्याय और मानवता में निहित होती है। अकबर और बीबर का साम्राज्य न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक न्याय और बुद्धिमत्ता के कारण भी मजबूत हुआ। कहानी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलता है और दूसरों की मदद करता है, वह वास्तविक जीवन की सभी अदृश्य चुनौतियों में सफल होता है।